नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री फायर सीरीज सुपर 10 क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग इसे पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से, किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की थी। तो आप सब जानते हैं इसमें चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और एनी बेसेंट। तो किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की थी। तो किसने की थी, ऑप्शन नंबर एक महात्मा गांधी जी ने तिलक की तुलना सागर से व आपके गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा नदी से की थी। और इंग्लिश का अभ्यर्थी भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात 12 अक्टूबर 1896 को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। गांधी जी फिरोज शाह मेहता के सलाह पर मुंबई से पुणे गए थे और जहां वो गोखले के अलावा लोकमान्य गंगाधर तिलक और आरजी भंडारकर से मिले थे। इस मुलाकात के बाद गांधी जी ने तीनों नेताओं की खासियत बताते हुए लिखा है, फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य गंगाधर तिलक समुद्र के समान, तो गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गंगा जैसे जान पड़े, जिसमें आप नहा सकते हैं, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता, समुद्र पर डूबने खतरा रहता है, पर गंगा की गोद में क्रीड़ा की जा सकती है। तो कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात 12 अक्टूबर 1896 को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ था। आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे। और ये गांधी जी फिरोज शाह की सलाह पर मुंबई से पुणे गए थे। फिरोज शाह मेहता की सलाह पर गांधी जी मुंबई से पुणे गए थे। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधी जी किसके सलाह पर मुंबई से पुणे गए थे। तो फिरोज शाह मेहता के सलाह पर गांधी जी पुणे गए थे। दोस्तों आप यहां तक नोट कर लिए होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए। आप लोग राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय से हमारा हर राय हमारे लिए एक मोटिवेशन है। दोस्तों अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को आप सब जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भारत के ग्लैडस्टोन की उपाधियों से अलंकृत दादा भाई का जन्म महाराष्ट्र में 1825 को हुआ था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भारत के ग्लैडस्टोन के नाम से इनको जाना जाता है। अगर हम बात करें फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और इन्होंने लंदन में भारतीय सभा एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संपर्क में आकर राजनीति में शामिल हो गए थे। कौन, आपके फिरोज शाह मेहता। दोस्तों फिरोज शाह मेहता का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। अगर हम बात करें एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को आप लोग यहां पर देख लीजिए दोस्तों। एनी बेसेंट आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था और इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कौन, एनी बेसेंट। आप सब जानते हैं 1916 पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं, फिर उनके बाद एनी बेसेंट चलाते हैं होम रूल लीग आंदोलन। दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, रूस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा, किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सिंगापुर इज द राइट आंसर। और इंग्लिश का अभ्यर्थी भी क्वेश्चन को देख लिए होंगे। सिंगापुर में सितंबर 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे तथा 7 जुलाई 1943, दोस्तों इधर कथा लिखा गया है लेकिन यहां पर तथा होगा, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। 7 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। वह स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी, और अपने पद की शपथ ग्रहण की थी। आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। आप सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी 1920 में आईसीएस
बने, जो कि उनका 4th रैंक आया था, पूरे ऑल इंडिया रैंक उनका आया था। इंडिया और जो इंग्लैंड में जो आईसीएस के एग्जाम होते थे उसमें टॉप किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, जो उस समय किसी भी भारतीय इतना रैंक नहीं ला पाते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने वो रैंक ला के दिखाया था। लेकिन 1921 में वो फिर से इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, और वो 11 बार सुभाष चंद्र बोस जी 11 बार जेल जाना पड़ा था। किन्हें? सुभाष चंद्र बोस को आप सब जानते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहां तक सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। अगर हम बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस क्या थे? सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस क्या थे? बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। और भी ऑप्शन है आपके, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के सैन्य अभिलेख और प्रेसिडेंस के गवर्नरों को उनके सलाहकारों की रिपोर्ट और शिक्षण और न्यायपालिका से संबंधित अभिलेख। तो आपके क्या है दोस्तों? बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। कंसल्टेशंस कहा जाता था। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? बंगाल में तमाम किस्म के जो कारोबार होते थे उन्हें कंसल्टेशंस कहा जाता था। सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध बंगाल के साथ लड़ा और वह उसमें विजय रहा। अब कंपनी ने राजनीतिक शक्ति के सहारे व्यापार पर एकाधिकार करने का निर्णय लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप भारत में एक निगम जैसा था। भारत में कंपनी का फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कर्मचारियों के लिए घर होते थे। लेकिन अब फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था, वरन वे यहां अपनी शर्तों पर व्यापार करते थे। सरकारी अभिलेखों में बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। सरकारी अभिलेखों में बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबारों को कंसल्टेशंस कहा जाता था। दोस्तों आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सबका एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप सब 2023 आपका आखिरी होने वाला है। आप 2023 को फोड़ रहे हैं, जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। 2023 में आप बड़ा धमाका करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका सबका अच्छा रिजल्ट जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप लोग कहां से हैं और आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों प्लीज आप लोग इतना कर दीजिएगा, आपसे एक अनुरोध है मेरा। अगर हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1946 से 47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, नजम उद्दौला, कासिम रिजवी, मीर उस्मान अली आपका करेक्ट आंसर है, और मीर विलायत अली। दोस्तों इधर आपका गलत टाइप हो गया है, जो आंसर के नीचे हम बंग भंग विरोधी आंदोलन टाइप कर दिए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा। तो आप लोग दोस्तों अगर हम बात करें, मीर उस्मान अली आपके करेक्ट आंसर हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टियों से 1911 में मीर उस्मान अली खान सियासत के निजाम बने और 1948 तक सत्ता पर काबिज रहे। रियासत की बहुसंख्यक हिंदू जनता संस्कृति एवं धार्मिक दमन का शिकार थी। निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का इच्छुक था और 29 नवंबर 1947 ईस्वी में हैदराबाद के भारतीय संघ में 1 वर्ष के लिए यथास्थिति संधि पर एक अस्थायी समझौता किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति कायम रहे, किंतु निजाम ने समझौते का पालन नहीं किया और प्रजा पर दमन और तेज कर दिया। और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद रियासत में घुस गई और 18 सितंबर को निजाम मीर उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम उस्मान अली ने आत्मसमर्पण कर दिया था। रियासत व भारतीय संघ में विलय हो गया। जो रियासत था वो भारतीय संघ में विलय हो जाता है। दोस्तों बहुत सारी चीजें मोबाइल से टाइप होती हैं, तो इसलिए फ़ोन से टाइप करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो गलत टाइप हो जाता है। फिर आप जानते हैं इनको एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग सुधार कर लीजिएगा। दोस्तों इधर आत्मसमर्पण होगा, बहुत सारी गलती हो गई है, मैं मानता हूं। तो दोस्तों हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से। 1911 में मीर उस्मान अली खान सियासत के निजाम बने थे रियासत के और 1948 तक सत्ता पर काबिज रहे थे। कौन? मीर उस्मान अली। रियासत की बहुसंख्यक हिंदू जनता संस्कृति एवं धार्मिक दमन का शिकार थी। निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का इच्छुक था आप लोग दोस्तों, लेकिन 18 सितंबर को मीर जो उस्मान अली खान था आत्मसमर्पण कर देता है और हैदराबाद रियासत का विलय हो जाता है। अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग
बंग भंग विरोधी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर हम बात करें, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 को बंगाल के टाउन हॉल में इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 की बैठक में ही बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ। स्वदेशी आंदोलन, अगर हम बात करें, स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में इसका प्रचार किया। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया और बहिष्कार में स्वदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, अदालतों का, उपाधियों का, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी माल बेचने वाले दुकानों पर धरना दिया गया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। स्वावलंबन का नारा दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अंत में भारत में बंग भंग विरोध को देखते हुए 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो कौन कहता है दोस्तों? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने जो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा की गई थी। आप सब जानते हैं लॉर्ड कर्जन बहुत ही, उसको जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन को ज्यादा नहीं माना जाता क्योंकि वह बहुत ही अयोग्य था, लेकिन उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इंसान क्या कर सकता है। अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? बीच ऑफ द फ्लोइंग बटालियन स्टार्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बुरहानपुर। तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर क्या है? 19 नेटिव इन्फेंट्री। आपका 19 नेटिव इन्फेंट्री करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप लोग यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे। 19 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था और 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था, यानी कि अंग्रेज बहुत अमानवीय शोषण करती थी। इस बटालियन का विरोध चर्बीयुक्त कारतूस को लेकर हुआ था जो इस क्रांति का तत्कालीन कारण था। और 1856 में ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया और इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इस घटना से चिंगारी कार किया गया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी और कालांतर में पूछताछ में सिद्ध कर दिया गया कि वास्तव में गाय और सुअर की चर्बी इसमें प्रयोग की गई थी। आप सब जानते हैं हिंदू और मुस्लिम, हिंदू जो है गाय को देवी मानते हैं, उसको पूजते हैं, और मुसलमान सुअर से नफरत करते हैं। इसलिए यह एक धार्मिक विद्रोह टाइप का हो गया था जो अंग्रेज दोनों जो हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। यह भारतीय एकता का उस समय की पहचान होती थी दोस्तों। तो हम जरूर उम्मीद करते हैं सबको इसे अच्छे से फॉलो करेंगे, एकता सबसे बड़ी बात होती है। तो 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई थी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस घटना में चिंगारी कार किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आप लोग यहां तक इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर हम बात करें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया और 27वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी जिसने पेशावर में विद्रोह किया था जो कि निशस्त्र विद्रोह रहा। और 29वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने मुरादाबाद में विद्रोह किया था। दोस्तों आप लोग यहां तक इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया था और 27वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी जिसने पेशावर में विद्रोह किया गया जो कि निशस्त्र विद्रोह रहा। और 29वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने मुरादाबाद में विद्रोह किया था। दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं विद्रोह का पूरा मैप है, जो पिक्चर है आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? तो इसमें
शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। अगर हम बात करें दोस्तों आप लोग इससे, आप करेक्ट आंसर क्या है, जहांगीर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो कौन विभिन्न राशियों से आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे, तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप यहां तक इसे नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे। जहांगीर के समय में अकबरकालीन सिक्के चलते रहे, जहांगीर के शासनकाल में अकबरकालीन सिक्के चलते रहे। आप सब जानते हैं मुगल काल में जहांगीर के सिक्के कला की दृष्टि से सबसे उत्तम माने जाते हैं। सर्वप्रथम उसने सलीमी सिक्के तैयार करवाया और जहांगीर के विचित्र प्रकार के सिक्के मिलते हैं और उसने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई। और मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे और उसके कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम अंकित मिलता है। तो उसने एक सिक्के पर हिंदू राशि चक्र के चिन्ह खुदे मिले हैं, उस पर राशियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह शेर, भेड़, वृश्चिक, तुला और योद्धा के चित्र खुदे हुए हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं जहांगीर पहला राजा था, जो पहला शहंशाह था जिसके सिक्के आकृति पर चिपके हुए थे, जिसके आकृति में उसको उकेरा गया था। किसका, जहांगीर। तो आप लोग यहां तक इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिक्के से क्वेश्चन, संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और जैसे उसके कौन चिन्ह मिलते हैं, शेर, भेड़, वृश्चिक, तुला और योद्धा चित्र खुदे मिले और साथ में नूरजहां का अंकन भी उसके शासनकाल में देखने को मिलता है। और जहांगीर जो था वह अकबरकालीन सिक्के भी अपने शासनकाल के दौरान चलवाता था। यह बहुत बड़ी बात थी जो जहांगीर ने अपने पिता की नीति फॉलो किया। अगर हम बात करें जहांगीर, सर्वप्रथम उसने सलीमी सिक्के तैयार करवाए। सर्वप्रथम पहले उसने सलीमी सिक्का चलवाया, फिर उसने आपका जो था राजा के अंकन वाला सिक्का चलाया, फिर इसके आपके राशि वाले सिक्के मिलते हैं किसके, जहांगीर के। अगर हम बात करें शाहजहां काल में दाम और रुपए के बीच एक अन्य सिक्के का प्रयोग होने लगा जो आना कहलाता था। और अगर हम बात करें रुपए में 16 आने होते थे। औरंगजेब सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था और उसने उसी को मीर अब्दुल बाकी शहनाई द्वारा रचित पद को अंकित करवाया। अकबर ने अपने समय में मुद्रा प्रचलन में काफी सुधार किया और उसके सिक्के अधिकांश हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अंकित किए गए थे। शाहजहां काल में दाम और रुपए के बीच एक अन्य सिक्के का प्रयोग होने लगा जो आना कहलाता था। रुपए में 16 आने होते थे। और औरंगजेब सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था और उसने उसी पर मीर अब्दुल बाकी शहनाई द्वारा रचित पद को अंकित करवाया था। अकबर ने अपने समय में मुद्रा प्रचलन में काफी सुधार किया और इसके सिक्के अधिकांश हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं में अंकित किए गए थे। दोस्तों आप लोग यहां तक इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है। आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण, पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों का वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद से प्रस्तुत किया। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया। अगर हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद से प्रस्तुत नहीं किया था। दोस्तों आप सब जानते हैं, आप यहां तक इसे अच्छे से जरूर देख ले होंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत नहीं किया था। दोस्तों आप लोग जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हमने क्वेश्चन बना दिया है। आर्थिक निष्कासन का अर्थ है भारतीय संपदा इंग्लैंड को हस्तांतरण है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक सैनिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में होता था। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण पर खुलासा किया। धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया। और 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपना शासन कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन ली है। कौन कहता है, दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन लिया। इस देश की जो पूंजी थी, संपदा को सबको छीनकर इंग्लैंड ले गया है। कौन कहते हैं, दादा भाई नौरोजी कहते हैं। दोस्तों आर्थिक निष्कासन का अर्थ होता है भारतीय संपदा का इंग्लैंड हस्तांतरण और पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों को वेतन और पेंशन के रूप में होता था। अगर हम बात करें धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में करते हैं। कौन, दादा भाई नौरोजी को आप लोग देख लीजिए। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ऐसे दिखते थे और साथ में जो ब्रिटिश शासन की जो सैनिक थी उसका हमने इसमें पिक्चर ऐड कर दिया, तो आप लोग और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप होनहार स्टूडेंट हैं, आपको सारी बातें समझ में आती है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो काफी शानदार होने वाला है और यह अग्रहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य में हुआ था। यह एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पद नाम था। समान तौर पर यह अनुदान स्थायी होते थे। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। तो आपके दोस्तों चारों ऑप्शन सही हैं। अगर हम बात करें, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य में हुआ था और यह एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम था। समान तौर पर यह अनुदान स्थायी होते थे। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। दोस्तों आप लोग यहाँ तक दोस्तों पूरे नोट कर लिए होंगे। अब हम इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अग्रहार एक संस्कृत शब्द है। अग्रहार गांव ब्राह्मणों के गांव होते थे जिन्हें शासक वर्ग द्वारा उन्हें अनुदान में दिया जाता था। अग्रहारों का मूल उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करना था। अग्रहार भूमि कर मुक्त होती थी। अनुदान के अधिकार पत्रों में अधिकतर अनुदान के आशय और प्रयोजन को साफ साफ व्यक्त कर दिया जाता था। यह अनुदान अधिकतर स्थायी होते थे तथा अग्रहार शब्दावली से भूमि दान की एक श्रेणी पदनाम का बोध होता था जो अन्य गांव से उसकी विशेषता को दर्शाता था। इन भूमि अनुदानों से ब्राह्मणों को नए नए क्षेत्रों में बसने और बसाने के नए नए क्षेत्रों को विकसित करने और सहायता प्राप्त हुई। अनुदान प्राप्तकर्ता को अपने तरीके से विकसित करने तथा राजस्व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। अतः आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं दोस्तों। अग्रहार एक संस्कृत शब्द है। अग्रहार गांव ब्राह्मणों को गांव होते थे जिन्हें शासक द्वारा उन्हें अनुदान स्वरूप में दिया जाता था और ब्राह्मणों का कार्य होता था पूजा पाठ और विद्या अर्जन करवाना, इनका कार्य होता था उस समय। तो अनुदान के अधिकार पत्रों में अधिकतर अनुदान के आशय और प्रयोजन को साफ साफ व्यक्त कर दिया जाता था। यह अनुदान होता था अधिकतर स्थायी होते थे। जो अनुदान होते हैं दोस्तों अधिकतर स्थायी होते हैं। आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और आप लोग कहाँ से हैं। 2023 सिर्फ आपका ही होने वाला है, हमने पहले ही बता दिया है दोस्तों। ये थे आपके अग्रहार से संबंधित क्वेश्चन। आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। आपके एंशिएंट पीरियड से क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं। क्वेश्चन कहीं भी घुमा के दे सकता है, पता नहीं कौन से नियम ला देता है, न्यूटन का नियम ला देता है, किसका नियम ला देता है, सबको हेर फेर करके क्वेश्चन को मिक्स कर देता है और इसको बना देता है। कौन? जो आयोग होते हैं। अगर हम बात करें 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या है? मालवा और असीरगढ़। जो अकबर का मालवा और असीरगढ़, अकबर पहला मालवा जीतता है, फिर उसके बाद असीरगढ़ जीतता है। कौन? अकबर जीतता है दोस्तों। तो आप सब जानते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम इसमें लिखना भूल गए हैं, लेकिन अब क्या करें। लेकिन आप लोग समझदार हैं दोस्तों। तो 1561 में जो अकबर जो पहला मालवा जीतता है, फिर उसके बाद असीरगढ़ आपका 1601 में जीतता है। अकबर का पहला आक्रमण 1561 में मालवा के विरुद्ध था जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। वहां का शासक बाज बहादुर था। कारण अकबर का अजमेर और ग्वालियर का अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना था। अकबर का अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार करने के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना और फिर मालवा के बाद गुजरात और दक्षिण की विजय सरल हो। उसका क्या कारण था कि जब अकबर अजमेर और ग्वालियर तक पर अधिकार करने के बाद उसका सीमा मालवा तक पहुंच जाता। फिर 29 मार्च 1561 को अकबर ने सेनापति आदम खान तथा सहायक पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी तथा उसने सारंगपुर पर आक्रमण किया और उसने नृशंस अत्याचार से वहां की जनता ने विरोध कर दिया, जिससे पीर मोहम्मद को पराजित होकर भागना पड़ा। अकबर ने पुनः अब्दुल्ला उजबैक को भेजा जिसने मालवा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह पराजित हुआ और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि अगर हम बात करें अकबर का मालवा विजय क्या कारण था? अकबर का अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना और मालवा के बाद गुजरात और दक्षिण की विजय सरल हो। जब अकबर मालवा को जीत जाता तो उसका गुजरात और दक्षिण का विजय सरल हो जाता है। किसका? अकबर का। तो अकबर बहुत कूटनीतिज्ञ शासक था, बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलता था अकबर, आप सब जानते हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अकबर की जो रणनीति होती थी बहुत फैक्ट वाली रणनीति होती थी और एकदम बहुत होशियारी से, इसका इंटेलिजेंस वैल्यू बहुत खतरनाक थे। किसके? अकबर के। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अकबर का क्या उद्देश्य था कि उसका जो सीमा हो वह गुजरात तक हो, दक्षिण का विजय हो, पूरा दक्षिण भारत अपने कैप्चर करता था। दक्षिण भारत ने दक्षिण का मसाला, अंग्रेज किसके लिए थे? दक्षिण भारत के मसाला के लिए ही नहीं आए थे। दक्षिण भारत का जो मसाला होता था तो उसका जो मसाला होता था बहुत फेमस होता था। तो ये सब कैप्चर करना चाहते थे, अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहते थे और अपनी जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करना
चाहते थे। कौन? अकबर की नीति ये भी रही होगी। अगर हम बात करें अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ था। खानदेश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसकी राजधानी बुरहानपुर थी दोस्तों। शासक राजा अली खान, जिसने 1596 स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अली खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मीरान बहादुर गद्दी पर बैठा और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और असीरगढ़ के किले पर सुरक्षित कर लिया। 1601 में खान आजम मुर्तजा खान ठड्डा के जानी बेग के नेतृत्व में किले पर घेरा डाला गया। घेरा कई माह तक चला। अंत में विवश होकर मीरा ने आत्मसमर्पण कर दिया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों ये हमारा एक शानदार क्वेश्चन था, एक प्रयास था, सुपर 10 क्वेश्चन। दोस्तों मैं इसे फोन से वीडियो बनाता हूं तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, कितनी सारी प्रॉब्लम होती है फोन से। जिंदगी उसकी नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उसकी है जो जिंदगी से टकराते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2023 सिर्फ आपका है, 2023 आप फोड़ रहे हैं। आपको यहां तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और निगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत दीजिएगा दोस्तों, यही आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है इस चैनल को बनाने के लिए और इस वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फोड़ दीजिए 2023। थैंक यू सो मच।